हेडिंग दो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। अब ये जो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि देर इज रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो रेन है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वर्टिकली डाउन फॉल कर रही है एंड इट इज फॉलिंग विद वेलोसिटी वी आर। तो वी आर वेलोसिटी से रेन नीचे फॉल कर रही है। नाउ हेयर देर इज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो एक मैन है जो ग्राउंड पे खड़ा है एंड ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करना चाहता है एंड ही हैज़ एन अम्ब्रेला। तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला को ऐसे ओपन करेगा और उसको ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रखेगा। तो जिस एंगल पे रेन फॉल कर रही है उस एंगल के अकॉर्डिंगली वो जो मैन है वो अम्ब्रेला ओपन करके अम्ब्रेला को प्लेस करेगा। जैसे अभी रेन वर्टिकली डाउनफॉल कर रही है तो उसने अम्ब्रेला को भी कैसे पकड़ा हुआ है, वर्टिकल। नाउ राइट नाउ दिस मैन इज एट रेस्ट। अभी ये मैन रेस्ट पे है। नाउ दिस मैन डिसाइड्स टू मूव। इसने डिसाइड किया कि मैंने चलना है, मैंने मूव करना है। तो ये जो मैन है ही स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी वीएम। तो ये जो मैन है ये वीएम वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गया टूवर्ड्स राइट साइड। अब जब ये ऐसे मूव करेगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि देखो रेन तो ऐसे वर्टिकली डाउनफॉल कर रही है। ये रेन ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ऐसे नीचे गिर रहे हैं। अब जब मैन रेस्ट पे था, व्हेन द मैन वाज एट रेस्ट, तो ये जो ड्रॉप नीचे गिर रहा है, ये वाला, ये जो ड्रॉप नीचे गिर रहा है ये मैन पे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि मैन के ऊपर वही ड्रॉप गिरना है जिसने आके यहाँ हिट करना है अम्ब्रेला पे। अब जब मैन आगे जा रहा है तो ये ड्रॉप जो मैन पे गिरना नहीं था, जिसने मैन पे फॉल नहीं करना था, मैन आगे चला गया। अब जैसे मैं हूं, ड्रॉप सामने, यहाँ ड्रॉप है, मैं आगे चला गया, तो जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो वो ड्रॉप मेरी बॉडी पे आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ड्रॉप ने नहीं आना था, मैं आगे चला गया, और मैं आगे चला गया तो वो जो ड्रॉप मेरे पे नहीं गिरना था वो मेरे पे गिरेगा। अच्छा, ये ड्रॉप मेरे सिर पे गिरने वाला है लेकिन मैं आगे चला गया, तो जैसे ही मैं आगे गया तो जो मेरे सिर पे गिरना था ड्रॉप वो अब नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि जो गिरने वाला था वो पीछे रह गया, और जिस ड्रॉप ने नहीं गिरना था वो अब मेरे पे क्या करेगा, फॉल करेगा। तो ये जो मैन है अगर ये मोशन में आ गया, अगर ये मैन मूव करने लग गया, तो अब इसने अपने आप को, ये जो ड्रॉप इसके बिल्कुल सिर पे आगे गिर रहा है, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये ड्रॉप उस पर गिरेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आगे चला जाएगा। उसने अब अपने आप को वो जो आगे वाला ड्रॉप है उससे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो जो आगे वाला ड्रॉप जो उस पर नहीं गिरना था वो अब उस पर गिरेगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मैन क्या करेगा, वो अपनी जो अम्ब्रेला है उसको टिल्ट करेगा एट सम एंगल। वो जो मैन है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि मैन अपने अम्ब्रेला को एट सम एंगल टिल्ट करेगा। और वो क्यों टिल्ट कर रहा है? बिकॉज अब उसने उस ड्रॉप से नहीं बचना जो उस पर गिरने वाला था। जो उसके आगे ड्रॉप था जिसने उस पर नहीं गिरना, उससे अब उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो द मैन विल मेक द umbrella at some angle with respect to vertical. He will change the angle at which he is holding the umbrella. वो जिस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा है उस एंगल को क्या करेगा, चेंज करेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि कितना एंगल, कितना वो अपना एंगल चेंज करेगा। ये मैन अपने अम्ब्रेला को कितने एंगल से टिल्ट करेगा, बाय व्हाट एंगल द मैन विल टिल्ट हिज अम्ब्रेला। तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि बाय व्हाट एंगल मैन will tilt his अम्ब्रेला। तो मैन जो है वो कितने एंगल से अपने अम्ब्रेला को टिल्ट करेगा, ये अब हम देखना चाहते हैं। तो यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर मैं ये एक पॉइंट लूं और यहां पे मैं इन इस पॉइंट पे वेक्टर्स को ड्रॉ करूं,
तो मेरे पास दो वेक्टर है, एक ये रेन, और ये रेन कहाँ फॉल कर रही है, वर्टिकली डाउन, और दूसरा ये मैन कहाँ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया। तो हम दो वेक्टर्स को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने एक पॉइंट से रेन को गिवन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में लिया, और उसी पॉइंट से मैंने मैन के मोशन को गिवन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में लिया। नाउ आप जब ये अम्ब्रेला को टिल्ट कर रहे हो, तो आप इसको अपने मोशन के अकॉर्डिंगली टिल्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अब मोशन में आ गए हो और रेन पहले से मोशन में है। तो रेन इज इन मोशन, और आप भी अब किस में आ गए हो, मोशन में। पहले रेन आप पे फॉल कर रही थी व्हेन यू वर एट रेस्ट। तो व्हेन फर्स्ट द रेन वाज फॉलिंग ऑन द मैन व्हेन मैन इज एट रेस्ट। नाउ द रेन इज फॉलिंग ऑन द मैन व्हेन मैन इज इन मोशन। So now the rain will fall on the man when he is in motion. So the rain will be falling according to the concept of relative motion. Relative motion means rain अब man के accordingly fall करेगी। और जब आप एक बॉडी के मोशन को दूसरी मूविंग बॉडी के साथ कंपेयर करते हो, तो वो कौन सा आपका गिवन कंसेप्ट है, दैट इज relative motion. So how the rain will fall on the man? The rain will fall on the man according to this particular velocity. So this is the velocity of rain with respect to man. तो ये रेन की वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्टिवली, और क्योंकि अब मैन मोशन में है, तो अब रेन उस मैन के मोशन के अकॉर्डिंगली उस पर गिरेगी। और अगर मैंने देखना है कि हाउ द रेन इज फॉलिंग ऑन द मैन, तो ये आपके पास है कि हाउ द रेन इज फॉलिंग ऑन द मैन व्हेन मैन इज इन मोशन। तो ये जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन नजर आ रहा है, ये वैल्यू आपको बताएगी कि रेन अब मैन के ऊपर कैसे फॉल कर रही है। तो अगर मैन रेस्ट पे होता, तो फिर जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है, रेन वैसे ही फॉल करनी थी। पर अब मैन जो है वो किस में आ गया, मोशन में। तो अब जो मैन को लग रहा है वो ये लग रहा है कि रेन उसके बॉडी पे जो गिर रही है, वो अब डिफरेंट एंगल पे गिर रही है। वो क्यों डिफरेंट एंगल पे, उसको उसको क्यों लग रहा है कि डिफरेंट एंगल पे गिर रही है, क्योंकि उसने अब अपने आप को उन ड्रॉप से नहीं बचाना जो ड्रॉप उस पर पहले गिरने थे। जो ड्रॉप उस पर नहीं गिरने, अब उसने अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली बचाना है। और यहाँ पे वो जो रेन अब उस पर फॉल करेगी, वो किस वेलोसिटी से फॉल करेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालोगे कैसे? तो आपने वी आर माइनस वी एम करना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे वी आर में माइनस वी एम को ऐड करोगे। तो हमने सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इससे पहले जब मैं रिलेटिव मोशन पढ़ रहा था तो हमने 1D में रिलेटिव मोशन पढ़ा था। यहां पर मोशन 2D में हो रहा है। वाई? बिकॉज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन एंड मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। मैन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और रेन कैसे फॉल कर रही है, वर्टिकली डाउन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आपने वी आर में ऐड करना है माइनस वी एम। तो पहले माइनस वी एम बनाओ। कैसे बनाओगे माइनस वी एम? तो जो ये वी एम का मैग्नीट्यूड है, सेम उतना ही मैग्नीट्यूड, बट जो डायरेक्शन लोगे वो डायरेक्शन ऑपोजिट। तो ये माइनस वी एम बन गया। और ये जो आपके पास वी आर और माइनस वी एम है, इसका अगर आप ये रिजल्टेंट निकालोगे, तो ये जो रिजल्टेंट आप निकाल रहे हो ये है वी आर माइनस वी एम। एंड व्हाट इज वी आर माइनस वी एम? इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और अगर आप ये जो एंगल है, इस एंगल को लेट अस से बीटा मानते हो, तो हमारे पास tan ऑफ बीटा
अब आप ध्यान से देखो, आप जिन दो वेक्टर्स को सॉल्व कर रहे हो वो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और ये बीटा क्या है? बीटा ये जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका वी आर के साथ एंगल है। तो जिसके साथ एंगल लोगे वो कंपोनेंट नीचे आ गया, और ये दूसरा कंपोनेंट ऊपर। अब इसमें वी एम का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये जो माइनस वी एम है और ये जो वी एम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो हमारे पास जिस एंगल पर आप ये रेन को एक्सपीरियंस कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, वो ये बीटा हो गया। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये वो डायरेक्शन है जो वी आर एम की है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और मैन, पहले उसने अम्ब्रेला ऐसे रखी थी, अब वो अम्ब्रेला को क्या करेगा? इस रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में टिल्ट करेगा। तो कितने एंगल से वो मैन अम्ब्रेला को टिल्ट करेगा? मैन अम्ब्रेला को टिल्ट करेगा बाय एन एंगल ऑफ दिस बीटा। तो ये जो मैन है ये अम्ब्रेला को बीटा एंगल से टिल्ट करेगा, और ये बीटा एंगल आप इस गिवन रिलेशन से ऑब्टेन करोगे। And if you want to see that what is the velocity of rain falling on the man when the man is in motion, तो velocity of rain falling on the man when man is in motion, तो आपने अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो इन ये दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 90। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? पी आर स्केयर प्लस पी एम स्केयर अंडर रूट, बिकॉज कॉस 90 इज 0। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पे माइनस वी एम, अगर आप माइनस वी एम का मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो वो वी एम ही होगा। बस सिर्फ माइनस आपको ये बता रहा है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो जो वी एम आप ले रहे हो उसके ऑपोजिट है। तो ये हमारा कंसेप्ट है कि जब भी रेन फॉल कर रही है और आपने अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ है और आप अम्ब्रेला को यूज करना चाहते हो ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको रेन से, तो अगर आप रेस्ट पे हो तो जिधर रेन फॉल कर रही है आप उसके अगेंस्ट अपनी अम्ब्रेला रखोगे। लेकिन अगर आप खुद मोशन में आ गए तो फिर अब आपकी अम्ब्रेला की डायरेक्शन रेन वाली डायरेक्शन में नहीं होगी। तो फिर अब आपकी अम्ब्रेला की डायरेक्शन कहाँ होगी? वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू योर मोशन। तो अब आपकी जो अम्ब्रेला की डायरेक्शन है वो अगेंस्ट होगी किसके? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के। तो आप वहां पे रिलेटिव मोशन निकालोगे रेन का अपने हिसाब से, रेन का उस मैन के अकॉर्डिंगली। और यहां पे आपने क्या नोटिस किया है कि जब आप राइट साइड को मूव कर रहे हो तो आपने अम्ब्रेला को भी ऐसे राइट साइड की तरफ ही टिल्ट किया है। तो अब ये बात याद रखनी है कि वी विल ऑलवेज टिल्ट द अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ आवर मोशन। मतलब अम्ब्रेला को हमेशा हम किस डायरेक्शन में टिल्ट करेंगे? जिधर को हम मूव कर रहे हैं। तो अगर हम रेस्ट पे हैं तो अम्ब्रेला को रेन के अगेंस्ट रखना है, पर हम मोशन में आ गए तो फिर हमारी अम्ब्रेला टिल्ट होगी, और उस किस साइड पे टिल्ट होगी? जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में टिल्ट होगी। कितने एंगल से टिल्ट होगी? तो वो जो एंगल है वो हमने ये एंगल जो है ये फाइंड आउट किया कि इस एंगल से हमारी जो गिवन अम्ब्रेला है उसको हम क्या करेंगे? टिल्ट करेंगे। तो देखो ये कंसेप्ट समझ में आया क्या है? हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर है क्या है? नाउ वील डिस्कस वन सिंपल क्वेश्चन ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो जो भी डिस्कस किया उसके बेस पे एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो रेन है वो ऐसे वर्टिकली डाउनफॉल कर रही है। तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with the speed of 4 meter per second. A boy starts running with the speed of 3 meter per second in east to west direction. तो जो बॉय है वो भागने लग गया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो हम ये डायरेक्शन जो है ये ईस्ट और वेस्ट, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो बॉय है वो ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ
भागने लग गया विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. In which direction should the boy hold his umbrella to protect himself from rain? तो ये जो बॉय है ये किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करे ताकि ये अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके. अगर तो ये बॉय रेस्ट पे होता तो फिर रेन वर्टिकल आ रही है तो वो अम्ब्रेला को भी ऐसे वर्टिकल ही रखता. पर अब ये बॉय किस में है? मोशन में है. तो क्योंकि ये बॉय मोशन में है तो अब ये बॉय क्या करेगा? जो रेन को एक्सपीरियंस करेगा वो अपने मोशन के अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस करेगा. तो आप क्या निकालोगे? मोशन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय. तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय. एंड दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय. मैंने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से अब मैं ये दोनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो मेरा एक वेक्टर जो है वो हो गया ये रेन. और रेन कहाँ फॉल कर रही है? वर्टिकली डाउन. दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय. और बॉय की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है? दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो बॉय है इसकी वेलोसिटी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है. एंड हमने क्या निकालना है? वी आर माइनस वी बी. तो वी आर माइनस वी बी निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे? माइनस वी बी बनाओगे. और ये जो वी बी और माइनस वी बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम. मैग्नीट्यूड सेम है बस डायरेक्शन ऑपोजिट है. एंड इन दोनों का अब आप रिजल्टेंट. तो जब आप ये रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय है. तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय. और अगर आप नोटिस करो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो अब रेन फॉल कर रही है, देखो अगर मैं ये लाइन को ऐसे लेके जाऊं तो ये एरो ये एरो सेम है, एक ही डायरेक्शन है. तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ये आपका एंगल बन रहा है. तो अगर मैं इस एंगल को निकाल लूं तो ये वो एंगल है जो वर्टिकल के साथ आपकी गिवन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय है. और tan बीटा विल बी इक्वल टू जिसके साथ एंगल ले रहे हो वो कंपोनेंट नीचे और बॉय की वेलोसिटी ऊपर. तो दैट इज 3/4. तो दिस बीटा इज 37 डिग्री. तो हमारे पास ये जो ऊपर एंगल बीटा बन रहा है ये कितना बन गया? 37 डिग्री. तो ये जो बॉय है ये अपने अम्ब्रेला को किस एंगल पे रखेगा? एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि ये 37 डिग्री अम्ब्रेला ऐसे भी रख सकते हैं और 37 डिग्री अम्ब्रेला ऐसे भी रख सकते हैं. पर आप जिधर को मूव करोगे अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में टिल्ट होगी. और वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? टुवर्ड्स वेस्ट. तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है कि द बॉय विल टिल्ट द अम्ब्रेला इन डायरेक्शन 37 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. तो वर्टिकल से मैं 37 डिग्री जो गिवन अम्ब्रेला है उसको टिल्ट करूंगा. और कौन सी डायरेक्शन में टिल्ट करूंगा? वेस्ट वाली डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में वो बॉय भाग रहा है उस वाली डायरेक्शन में उसको टिल्ट करेंगे. हाँ जी ठीक है, क्लियर है ये. अब कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप से आएंगे, वो थोड़े से घुमा फिरा के आएंगे. तो हमारे पास देखो क्वेश्चन है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड टू होल्ड इज अम्ब्रेला at 60 degree with vertical to keep the rain away. तो क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड. तो स्टैंडिंग का मतलब अभी वो रेस्ट पे है.
और जब वो रेस्ट पे है तो उसने क्या किया है, ही होल्ड्स द अम्ब्रेला 60 डिग्री विद वर्टिकल, तो ही इज नॉट होल्डिंग द अम्ब्रेला इन वर्टिकल डायरेक्शन, ही इज होल्डिंग द अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो ये जो मैन है, ये जो पर्सन है, ये अम्ब्रेला को 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल पे होल्ड करके रख रहा है। कब? जब वो खड़ा है और रेन फॉल कर रही है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि राइट नाउ रेन इज नॉट फॉलिंग वर्टिकली डाउन। देखो, ये आपके क्लाउड्स हैं और क्लाउड से ये वाटर ड्रॉप ऐसे नीचे गिरेगा, तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है रेन की, ये जनरली ऐसे वर्टिकल डाउन होगी। लेकिन अगर विंड ब्लो करने लग गई, विंड ब्लो करने लग गई, तो ये जो ड्रॉप आप नोटिस कर रहे हो, इस पे अब दो वेलोसिटीज लगेंगी, इसमें अब दो मोशन आएंगे, एक ग्रेविटी के कारण और ये जो विंड है उसके कारण। तो अब यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि ड्रॉप पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रही है और एक किसके कारण लग रही है? विंड के कारण। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये ड्रॉप विंड के कारण आगे जाना चाहता है, ग्रेविटी के कारण नीचे आना चाहता है। तो ये जो ड्रॉप है ये ऐसे एट सम एंगल फॉल करेगा। तो ड्रॉप एट सम एंगल कब फॉल करेगा? जब हवा चलनी शुरू हो जाएगी, जब विंड विंड ब्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर विंड ब्लो नहीं कर रही तो फिर रेन विल फॉल वर्टिकली डाउन। तो हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने मान के चले थे कि यार बस सिर्फ रेन फॉल कर रही है, आसपास कोई विंड नहीं है। पर अब यहाँ पे क्या है कि रेन फॉल कर रही है और हवा चल रही है, और हवा के कारण वो जो रेन है वो एट सम एंगल फॉल कर रही है। तो जब वो एट सम एंगल फॉल कर रही है तो हमने क्या नोटिस किया कि रेन जो है वो फॉल कर रही है विद वेलोसिटी वी आर एट एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। क्यों? क्योंकि मैन ने जो अम्ब्रेला होल्ड की है वो 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल की, और हमने क्या कहा था कि जब हम खड़े हैं तो रेन के अकॉर्डिंगली हम अपनी अम्ब्रेला को एडजस्ट करेंगे। तो अगर हमने अपने अम्ब्रेला को ऐसे रखा हुआ है, वो जो मैन है उस मैन ने अगर अम्ब्रेला को ऐसे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली रेन भी इसी डायरेक्शन में फॉल कर रही है। तो आप हमेशा अम्ब्रेला को वेलोसिटी ऑफ रेन के अगेंस्ट रखोगे। तो अगर आपने 60 डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है अम्ब्रेला को, तो रेन भी उसी एंगल पे फॉल कर रही है। तो ये रेन की वेलोसिटी होगी। अब ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन है। नाउ क्वेश्चन सेज दैट द पर्सन थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग। तो जो पर्सन है उसने अम्ब्रेला थ्रो किया और वो अब भागने लग गया, स्टार्ट्स रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो पर्सन आप नोटिस कर रहे हो, ये अब क्या कर रहा है, इसने अम्ब्रेला को थ्रो करके मूव करना शुरू किया विद 20 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हेन ही इज रनिंग, जब वो भाग रहा है, he finds that the raindrops are hitting his head vertically। तो जब वो भाग रहा है तो उसको ऐसे लग रहा है कि जो रेन है वो उस पे कैसे फॉल कर रही है, कैसे फॉल कर रही है? वर्टिकली, क्योंकि उसको लग रहा है कि ड्रॉप्स उस पे वर्टिकली गिर रहे हैं। तो अगर ड्रॉप्स उस पे वर्टिकली गिर रहे हैं तो जब वो भाग रहा है तो उसको लग रहा है कि रेन उसके ऊपर वर्टिकली फॉल कर रही है। और जब आप मोशन में हो और मोशन में होते हुए आपको रेन फॉल करती हुई एक्सपीरियंस हो रही है, तो वो रेन आपके मोशन के अकॉर्डिंगली फॉल कर रही है। तो ये क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो हमारे पास देखो, ये रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन दी हुई है, फिर मैन कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो बताया है, और फिर हमें वो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। क्या? कि वो जो रेन है वो फॉल कर रही है कैसे? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्योंकि आप वो उसको लग रहा है कि बिल्कुल सीधे उसके हेड पे वर्टिकली रेन फॉल कर रही है। कब? जब वो भाग रहा है। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। तो आपने ये वी आर की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू रोड एंड द मूविंग पर्सन। तो आपने ये वी आर की वैल्यू निकालनी है और ये वी आर एम की वैल्यू निकालनी है। यू वॉन्ट टू फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन। एंड स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग पर्सन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन व्हेन ही इज इन मोशन। ये दोनों आपने वैल्यूज अब निकालनी है।
तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले तो मैथमेटिकली अगर लिखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है कि वी आर एम इज वी आर माइनस वी एम। अब अगर आप ध्यान से देखो तीनों की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, और अगर मैं माइनस को दूसरे साइड ले जाऊं तो मेरे पास बन गया वी आर इज इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम। ये मेरे पास बन गया वी आर एम प्लस वी एम। हाँ जी, ये रिलेशन पता लगा मैंने क्या किया, मैंने माइनस साइन दूसरे साइड ले गया। अच्छा, अब दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो और उनका आंसर ये आ रहा है, तो हमारे पास अगर हम इसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो दो टाइप की फिगर बनेंगी, या ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ। तो अब मेरे पास ये जो गिवन वी आर एम है, मैंने एक पॉइंट उठाया, अब ये उस पॉइंट से अब मैं ये वेक्टर्स बनाने लगा हूं। तो पहला मेरा वेक्टर बन गया वी आर एम, ये कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउन। अच्छा, जहां पर ये खत्म हुआ वहां से मैंने बनाया वी एम, और इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये दोनों की जो गिवन एरो की डायरेक्शन है, देखो ये सेम ऑर्डर में है। हाँ जी, देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में है। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर कंप्लीट करूँ इन ऑपोजिट ऑर्डर, अगर देखो ये मैं फिगर कंप्लीट करूँ ऑपोजिट ऑर्डर, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट। हाँ जी, दो वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में हो तो क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट। और यहाँ पे रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन रहा है, पी आर। एंड अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये मेरी वर्टिकल लाइन है, ये मेरी गिवन रेन, गिवन रेन जिस लाइन के लॉन्ग फॉल कर रही है वो लाइन है। तो ये दोनों लाइंस के बीच में मुझे कितना एंगल दिया हुआ है, 60। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, 60। तो इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा वो भी कितना आ जाएगा, 60। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली, मैंने इस क्वेश्चन को गिवन डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैंने डायग्राम बना ली, और डायग्राम कैसे बनाई, मैंने देखा कि यार मेरे को सबकी डायरेक्शंस नजर आ रही हैं। मेरे को मैन की मोशन की डायरेक्शन नजर आ रही है, मेरे को रेन की डायरेक्शन नजर आ रही है, मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन नजर आ रही है। तो मैंने पहले तो ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला बना लिया। अब आपकी मर्जी है, चाहे ट्रायंगल बनाना है ट्रायंगल बनाओ, चाहे पैरेललोग्राम बनाना है पैरेललोग्राम, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप बना लो। तो हमने क्या किया, वी आर एम वर्टिकली डाउन, वी एम हॉरिजॉन्टल, बोथ इन सेम ऑर्डर, क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट क्या बनेगा, वी आर। और ये जो गिवन वी आर और वी आर एम के बीच में एंगल है वो हमें दिया हुआ है 60। तो हमारे पास अब ये गिवन ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल में 90 के सामने, ये 90 है तो 90 के सामने क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। जिसके साथ एंगल है वो क्या बन जाएगा, बेस। ये जो वी एम है ये क्या बन गया आपके पास, परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि वी आर और वी आर एम की वैल्यूज फाइंड आउट करो, इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आपको वी एम पता है, और आपको ये एंगल 60 डिग्री भी नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे tan 60 लिखूं तो व्हाट इज tan 60, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, वी एम। व्हाट इज बेस, वी आर एम। तो आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है दैट इज वी एम बाय tan 60। व्हाट इज tan 60, √3। तो आपके पास ये वैल्यू होगी 20/√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट मूविंग पर्सन या मैन आ गया। और अगर मैं ये रेन की वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो वो कैसे निकालूंगा, मैंने अब क्या निकालना है, मैंने ये वी आर निकालना है। वी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज, और मुझे वी एम पता है दैट इज परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या आ गया, साइन 60 इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वी एम, हाइपोटेन्यूज वी आर।
तो हमारे पास ये जो गिवन रिलेशन है इसमें जो Vm बनेगा, VR बनेगा, दैट VR विल बी इक्वल टू Vm बाय साइन 60। और Vm की वैल्यू कितनी है? 20। साइन 60 कितना है? साइन 60 इज √3/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया 40/√3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। ये रेन की आपकी वेलोसिटी है कि किस वेलोसिटी से जो रेन है वो ग्राउंड पे फॉल कर रही है, वो रोड पे फॉल कर रही है। तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि यार ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे को 3 चीजें दी हुई हैं, एक रेन की डायरेक्शन दी हुई है, एक मैन का मोशन दिया हुआ है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन बताई हुई है। तो आप देखो यहाँ पे सीधा ये डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका क्वेश्चन है कि सर, अब देखो क्वेश्चन है कि सर मैन यहाँ भाग रहा है, तो अगर मैं मैन का मोशन इधर ले लूं, मतलब मैन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन उसने ये नहीं बताया ना कि किस डायरेक्शन में, उसने बस ये बोला कि मैन स्टार्ट्स रनिंग। तो जब भागेगा तो ये रोड पे ही भागेगा, और जब रोड पे भागेगा तो वो रोड पे राइट साइड भी भाग सकता था, और एट द सेम टाइम रोड पे वो लेफ्ट साइड भी भाग सकता था। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर आपने तो राइट साइड भगाया, क्या मैं लेफ्ट साइड भगा सकता हूँ इसको? तो हमने जब अभी पीछे क्वेश्चन किया था सिंपल वाला, तो हमने क्या कहा था कि हम जिस डायरेक्शन में भागेंगे अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में टिल्ट होगा। हमने कहा था ना कि जिस डायरेक्शन में हम भागेंगे अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में टिल्ट होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि यार मैन जो है वो इस डायरेक्शन में भागना शुरू हो गया, तो उसको अम्ब्रेला ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो किधर को भाग रहा है? लेफ्ट साइड, तो उसकी अम्ब्रेला लेफ्ट साइड वाली तरफ टिल्ट होगी। अब ध्यान से देखो, अगर वो लेफ्ट साइड टिल्ट होगी तो कभी भी उसको फील नहीं होगा कि रिलेटिव मोशन वर्टिकल है। रिलेटिव मोशन वर्टिकल कैसे फील होगा? ये तो एंगल और नीचे बन रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी। पर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे हो। तो ये मैन का अम्ब्रेला अगर ऐसे है, तो अब वो जो अम्ब्रेला की डायरेक्शन है वो ऐसी बनेगी, और ये ऐसे ऐसे टिल्ट कब होगा? जब आप राइट साइड में मोशन करोगे। तो बेसिकली अम्ब्रेला किधर को टिल्ट हो रहा है, उससे आपको ये इंडिकेशन मिल रही है कि आप किस डायरेक्शन में मूव करोगे। तो आप इस क्वेश्चन में राइट ही मूव करोगे, क्योंकि अगर आपने लेफ्ट मूव किया तो रिलेटिव मोशन वर्टिकल आएगा ही नहीं। रिलेटिव मोशन वर्टिकल आएगा ही तब जब ये आपकी रेन ऐसे फॉल कर रही है और ये रिलेटिव मोशन ऐसे है। तो आपको अपने अम्ब्रेला को ऐसे राइट साइड टिल्ट करना पड़ेगा, और अगर उसको राइट साइड टिल्ट करना है तो इसका मतलब आपको किधर को भागना पड़ेगा? राइट साइड। तो ये चीज आपने अपने गिवन दिमाग में रखनी है। हाँ जी, ठीक है, ये समझ में आया कि किधर को भागेंगे, दोनों में से कौन सी डायरेक्शन में भागेंगे? दूसरी डायरेक्शन में नहीं भाग सकते, भागेंगे तो ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो सकता, वो कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई होगी। ठीक है। अब जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वो नीट में जनरली वैसा क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आ सकता है, क्योंकि मेंस में तो अब देखो 10 पेपर होने हैं, मॉर्निंग इवनिंग, तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सिंपल भी आ जाएगा, थोड़ा टफ भी आ जाएगा, तो जेई मेंस के लिए तो पूरा प्रॉपर तैयार करना है। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था ये तो मेंस और नीट दोनों का ही क्वेश्चन है। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड है, थोड़ा सा ज़्यादा डायरेक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो नीट में इसके आने के चांसेस कम है, मेंस में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर नीट में भी ये जो कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे वो कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो कंसेप्ट आते होंगे तो फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कंसेप्ट लगा रहा हूँ वो कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन तो सिंपल था, मैंने डायग्राम बनाई सॉल्व हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या कह रहा है एग्जामिनर, दैट टू अ मैन walking at rate of 3 kilometer per hour, the rain appears to fall vertically downwards. तो एक मैन है, और जब वो मैन इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको क्या लग रहा है कि रेन उस पे कैसे फॉल कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। When he increases his speed
टू 6 किलोमीटर पर आवर, अब उसने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर, इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल। तो जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो अपनी स्पीड चेंज करेगा तो रिलेटिव मोशन भी बदलेगा, जब स्पीड बदलेगा तो रिलेटिव मोशन भी बदलेगा। तो जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसको क्या लग रहा है कि रेन उस पर वर्टिकल फॉल कर रही है। जब उसने अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया, 3 से 6 कर दिया, तो उसको क्या लग रहा है कि रेन अब उस पर 45 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल पे फॉल कर रही है। क्वेश्चन है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, रेन की स्पीड फाइंड आउट करो। अच्छा, जब मैन मोशन में है तो उसको क्या लग रहा है कि रेन कैसे फॉल कर रही है, वर्टिकल। तो उसको लग रहा है कि रेन वर्टिकल फॉल कर रही है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वर्टिकल में है। इसका मतलब ऑब्वियसली रेन वर्टिकल में नहीं है, रेन एट सम एंगल है। क्यों एट सम एंगल है? क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर रेन वर्टिकल फॉल करेगी, तो जब आप मोशन में आओगे तो फिर वो जो रिलेटिव मोशन है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, तो वो रिलेटिव मोशन कभी भी वर्टिकल नहीं आएगा। अगर रिलेटिव मोशन वर्टिकल आ रहा है तो इसका मतलब रेन एट सम एंगल है। तो यहाँ पे पहली चीज तो मुझे पता लगी कि मेरी जो रेन फॉल कर रही है वो एट सम एंगल फॉल कर रही है। तो मैंने कहा कि यार जो मेरी रेन है वो लेटे से ये ऐसे फॉल कर रही है, और अगर ये मेरी रेन एट सम एंगल फॉल कर रही है, तो मैंने अपनी रेन के दो कंपोनेंट्स बना दिए। एक मेरा रेन का कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन अलोंग वाई एक्सिस। तो मैंने कहा यार रेन जो है वो एट सम एंगल फॉल कर रही है, और ये रेन ये ऐसे फॉल कर रही है। और जब रेन ऐसे फॉल कर रही है तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ये उसका एंगल बन रहा है, ये वर्टिकल के रिस्पेक्टिवली ये एंगल बन रहा है। तो ये आपकी रेन है जो अभी आप नोटिस कर रहे हो फॉल करते हुए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वर्टिकल डायरेक्शन आई कैप और जे कैप ले लिए। तो आई कैप हो गया राइट साइड और जे कैप हो गया वर्टिकली अपवर्ड्स। तो मेरी जो गिवन रेन है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो इसका जो एक कंपोनेंट है वो हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल में आई कैप, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन अलोंग वाई एक्सिस, ये जे कैप। माइनस क्यों आया? क्योंकि मेरी रेन देखो, ऑब्वियसली रेन नीचे ही फॉल करेगी, तो जब नीचे फॉल करेगी तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में बनेगा और एक वर्टिकल डाउन। तो मैंने वर्टिकल अप को क्या लिया, पॉजिटिव, तो वर्टिकल डाउन क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये मेरी रेन की गिवन वेलोसिटी होगी। तो अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये आपकी गिवन रेन की वेलोसिटी आपने अज्यूम कर ली। तो ये आपकी रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, ये है अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, अब केस 1, पहला केस, क्योंकि आपको ध्यान से देखो दो इंफॉर्मेशन दी है कि जब वो 3 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है तब उसको लग रहा है कि रेन उस पर कैसे फॉल कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और फिर जब वो 6 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है तो उसको क्या लग रहा है कि रेन कैसे फॉल कर रही है, एट सम एंगल, और वो एंगल कितना दिया हुआ है, 45। तो पहला केस क्या है? पहला केस है कि व्हेन द मैन इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 3 किलोमीटर पर आवर है ये ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल में भागेगा, तो ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर मतलब 3 आई कैप। तो हॉरिजॉन्टल में भागेगा, ग्राउंड पे भागेगा, तो ये हो गया 3 आई कैप। अच्छा, अगर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, ये ऊपर वेलोसिटी ऑफ रेन है और नीचे वेलोसिटी ऑफ मैन है, दोनों को माइनस करो। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे माइनस करते हैं, आई कैप वाला आई कैप से माइनस हो जाएगा, जे कैप से माइनस होगा। तो आई कैप से माइनस करो, तो वी आर एक्स -3 आई कैप, फिर माइनस वी आर वाई जे कैप। तो हमारे पास
जो relative velocity है वो होगी relative velocity of rain with respect to man। तो जब मैं relative velocity of rain with respect to man निकालूंगा तो मेरे पास ये गिवन वैल्यू आ गई। हाँ जी, ठीक है ये वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं? हम नोटिस कर रहे हैं कि दिस relative velocity of rain with respect to man is falling vertically downwards। आपको फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि क्या लग रहा है मैन को कि रेन कैसे फॉल कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है तो इसका सारा का सारा मोशन किधर होगा? जे कैप में, डाउनवर्ड्स, माइनस जे कैप में। इसका मतलब इसका आई कैप में कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि ये सारी की सारी वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी किधर लग रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रही है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में इसका कोई आंसर ही नहीं आना चाहिए। और अगर हॉरिजॉन्टल में इसका कोई आंसर नहीं आना चाहिए तो ये जो आई कैप वाला कंपोनेंट है दिस शुड बी जीरो। तो सिंस द वैल्यू इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स देयरफॉर योर आई कैप कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड बी जीरो। जो आई कैप कंपोनेंट है, मतलब आई कैप मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि सारी वेलोसिटी वर्टिकल में है। तो अगर सारी वेलोसिटी वर्टिकल में तो हॉरिजॉन्टल में तो मोशन हो ही नहीं सकता। आपको पहले भी पता है कि अगर एक वेक्टर वर्टिकल में होगा तो हॉरिजॉन्टल में उसका कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। तो अगर रिलेटिव मोशन वर्टिकल में है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में उसका कोई भी आंसर नहीं बनेगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल में कोई भी आंसर नहीं बनेगा तो आपके पास ये वी आर एक्स माइनस थ्री क्या हो गया? जीरो। तो आपने क्या नोटिस किया कि अलोंग एक्स एक्सिस रेन की जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने ये वैल्यू निकाल ली कि मेरी ये जो गिवन रेन है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है। तो जो केस वन है वहां से मुझे रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 3 है। केस टू, तो ये जो आपको केस टू नजर आ रहा है, केस टू में आपको क्या कह रहा है एग्जामिनर? केस टू में वो आपको कह रहा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द मैन इज इंक्रीज टू 6 किलोमीटर पर आवर, जब उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा के कितना कर दिया? 6, इट अपियर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल। तो उसको क्या लग रहा है कि रेन उस पर अब कितने एंगल पे फॉल कर रही है? 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल फॉल कर रही है। तो अगर मैं केस टू लूं तो केस टू में अब मैन की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है? 6, क्योंकि मैन ने अपनी वेलोसिटी को 3 से बढ़ा के अब 6 कर लिया। और जब उसने अपनी वेलोसिटी को 3 से बढ़ा के 6 कर लिया तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वी आर माइनस वी एम, उसकी वैल्यू हो जाएगी वी आर एक्स माइनस 6 आई कैप माइनस वी आर वाई जे कैप। देखो, जब आप भाग रहे हो तो आपके भागने से आपकी वेलोसिटी बदलेगी, आपकी वेलोसिटी बदलेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी बदलेगी। पर जो रेन है वो आपके भागने के कारण अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। रेन तो जैसे फॉल कर रही है वैसे ही फॉल करेगी। तो रेन की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप रेस्ट पे हो चाहे आप मोशन में हो, रेन की वेलोसिटी तो वही रहेगी। हाँ, आपके भागने से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन आपके हिसाब से बदल जाएगी। तो आप भाग रहे हो तो क्या चेंज करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी। पर आप भाग के आपके भागने या आपके रेस्ट पे होने से रेन की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रेन के ये कंपोनेंट्स हैं, ये जो रेन के कंपोनेंट्स हैं ये तो सेम ही रहेंगे इस पूरे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वी आर एक्स और वी आर वाई सेम रहेंगे क्योंकि वो रेन की वेलोसिटी है। वी आर एम बदलेगा। क्यों वी आर एम बदलेगा? क्योंकि आप वी एम को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे? यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपका ये जो वी आर एक्स है वो वही आएगा जो पहले था। तो ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनी? हाँ जी, कितनी बनी है? देखो, इसको मैं क्या पुट कर दूंगा? 3। अगर मैं इसको 3 पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी? माइनस 3 आई कैप माइनस डी आर बाई जे कैप। तो ये हमारे पास
रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आ गई सेकंड केस में। ये सेकंड केस में रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आ गई कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है। तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन और मैन दोनों की वेलोसिटी को माइनस कर दिया, तो आपने वेलोसिटी ऑफ रेन और मैन की वेलोसिटी को माइनस कर दिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन मिल गई। और जब माइनस किया तो यहाँ पर ये जो आपको वैल्यू नजर आ रही है, इस वैल्यू में वी आर एक्स आपका सेम रहेगा, क्योंकि वी आर एक्स और वी आर वाई की वैल्यू नहीं बदलेगी। हाँ, वी एम बदलेगा, और वी एम के बदलने से वी आर एम बदल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो गिवन रेन है, इट इज फॉलिंग एट 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। वो मैन को लग रहा है कि उसके ऊपर अब जो रेन फॉल कर रही है वो कितने एंगल पे फॉल कर रही है, 45 डिग्री। अब उसको लग रहा है कि उसके ऊपर 45 डिग्री पे फॉल कर रही है, और अगर उसके ऊपर 45 डिग्री पे फॉल कर रही है तो टैन बीटा वी वाई बाय वी एक्स। टैन बीटा की वैल्यू वी वाई बाय वी एक्स, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो टैन बीटा होता है वो वी वाई बाय वी एक्स। और वी वाई बाय वी एक्स यहाँ पे देखो, वाई में कौन सा कंपोनेंट है, वी आर वाई, और एक्स में कौन सा कंपोनेंट है, 3। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, और मेरे पास टैन बीटा कितना आ गया, 45। एंड व्हाट इज टैन 45, 1। तो अगर टैन 45 की वैल्यू 1 है, तो आपके पास क्या आ गया कि ये जो वी आर वाई है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो रेन की वेलोसिटी आ रही है वो 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप किलोमीटर पर आवर होगी। और क्वेश्चन था कि स्पीड ऑफ द रेन निकालो, तो स्पीड ऑफ द रेन का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, टी स्केयर अंडर रूट। तो ये जो गिवन वैल्यू है दैट इज 3√2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ये हमारा आंसर बन गया। तो ये हमारा एक टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें हमने गिवन क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में लेके सॉल्व किया है। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या ज्योमेट्रिकली और एक ये कार्टेशियन के हिसाब से। पर ज्योमेट्री जब बनाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर्स बनेंगी। तो अगर सिंपली सॉल्व करना है तो यही इसका सिंपल कंसेप्ट है। तो इसको अब आपने ध्यान में रखना है कि जब हमने सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को आई कैप जे कैप में ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास एक और यहाँ पे आर्टिकल है दैट इज बोट रिवर और स्विमर रिवर प्रॉब्लम। तो पहले हमारे पास रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम थी, अब हमारे पास बोट रिवर या स्विमर रिवर प्रॉब्लम है। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये एक रिवर है, और ये जो रिवर है उस रिवर की जो दो ऑपोजिट बैंक्स हैं उनका ये गैप डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, तो ये विड्थ ऑफ द रिवर होगी। तो डी क्या है, डी इज द विड्थ विड्थ ऑफ रिवर। तो रिवर की जो दो ऑपोजिट बैंक्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये डी है। मैं रिवर के एक साइड पे हूं और मैं रिवर के दूसरे साइड पे जाना चाहता हूं, तो मैं रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं। मैं रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक जाना चाहता हूं, मैं रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं। अब मैं जब रिवर को क्रॉस करने लगा, अगर तो रिवर जो है वो रेस्ट पे है, इफ द रिवर इज एट रेस्ट, अगर मैं रिवर को नोटिस करूं रिवर बिल्कुल शांत है, तो मैंने रिवर को क्रॉस करना है, मैंने ये जंप किया और मैंने ये रिवर क्रॉस कर ली और मैं ये दूसरे साइड पे आ गया। पर अब क्या है कि हमें पता है कि जनरली रिवर शांत नहीं होती, वो जो रिवर का वाटर है वो फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि मेरी जो रिवर है वो फ्लो कर रही है विद वेलोसिटी वी वी आर। तो जो वी आर है दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ रिवर।
तो ये जो रिवर है ये ऐसे फ्लो कर रही है, ये ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये रिवर ऐसे राइट साइड की तरफ फ्लो कर रही है। अब मैं रिवर को क्रॉस करना चाहता हूँ, तो मैं लेट अस से यहाँ हूँ, मैं ये गिवन पॉइंट ए पे हूँ और मैं रिवर को क्रॉस करना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे डाइव किया, मैं ऐसे सीधे जा रहा हूँ। अब मैं जब सीधे जा रहा हूँ तो ये जो रिवर है ये क्या करेगी, मुझे अपने साथ आगे लेके जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आके खड़ा हो जाता तो मैं कुछ नहीं करता, तो भी मैं खड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि रिवर जिधर को जाएगी मैं भी उसके साथ उधर को ही जाऊंगा। तो अगर रिवर राइट साइड जा रही है, मैं कुछ नहीं करता, तो मैं रिवर के साथ राइट साइड जाऊंगा, क्योंकि जो रिवर की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी मेरी भी बन जाएगी, क्योंकि मैं रिवर के अंदर हूँ। अब मैं रिवर के अंदर हूँ, तो अगर रिवर फ्लो कर रही है तो जिधर रिवर फ्लो करेगी वो मुझे भी अपने साथ लेके जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर इस वेलोसिटी के साथ रिवर क्रॉस कर रहा हूँ, तो रिवर मेरे ऊपर अपनी वेलोसिटी लगाएगी। और जब रिवर मेरे पे अपनी वेलोसिटी लगाएगी तो मेरे पे अब दो वेलोसिटीज लग रही हैं, एक मेरी खुद की जिसके कारण मैं रिवर को क्रॉस कर रहा हूँ, और दूसरी रिवर की, वो भी मेरे पे ही लग रही है। तो मेरी जो नेट वेलोसिटी होगी वो मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं इस रिवर को इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ क्रॉस करूंगा। रिजल्टेंट क्यों? क्योंकि अब मेरे में दो वेलोसिटीज हैं, एक जो मैं खुद जनरेट कर रहा हूं और एक मेरे पे किसके कारण लग रही है, रिवर के कारण। अब मैंने जब रिवर क्रॉस करनी है तो मुझे एग्जामिनर कहेगा कि किस कंडीशन में क्रॉस करनी है, कुछ कंडीशंस होंगी रिवर को क्रॉस करने की। तो मुझे एग्जामिनर कंडीशंस देगा कि इन कंडीशंस में आप रिवर को क्रॉस करो। तो जो मुझे सबसे पहले कंडीशन इन जनरल मिलेगी वो है क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब हम रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, और हम रिवर को कैसे क्रॉस करना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब है, कम से कम रास्ता। और सबसे कम रास्ता क्या होगा, ये स्ट्रेट, ये सबसे कम रास्ता होगा। लेकिन अगर मैं इस रास्ते पे डाइव करूंगा, अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा, तो रिवर मुझे क्या करेगी, अपने साथ आगे लेके जाएगी। और अगर रिवर मुझे अपने साथ आगे लेके जाएगी तो मैं यहां नहीं पहुंचूंगा, फिर मैं ये दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट होगा उसके कारण यहां पहुंचूंगा। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ तो बना ही नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा था, जो रेड से बनाया है। तो मैंने तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कवर किया, मेरा पाथ इससे छोटा हो सकता था। मेरा छोटा पाथ कौन सा है, रेड वाला। तो मैं अब इस केस में अगर शॉर्टेस्ट पाथ में जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एट सम एंगल डाइव करूंगा। और मैं जब एट सम एंगल डाइव करूंगा तो रिवर क्या करेगी, मुझे अपने साथ ये लेके जाएगी। और अब जरा ध्यान से देखो, एक मेरी वेलोसिटी होगी, एक रिवर की वेलोसिटी होगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये, देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गए। और ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये क्या बन गया इन दोनों का, रिजल्टेंट। हाँ जी, नजर आ रहा है ट्रायंगल। तो मैंने 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 इस डायरेक्शन में डाइव किया, रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, हम दोनों की वेलोसिटी का सम क्या देगा, रिजल्टेंट। और वो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो मैंने शॉर्टेस्ट पाथ पे डाइव कर लिया, मैंने शॉर्टेस्ट पाथ पे गिवन रिवर को क्रॉस कर लिया। पर अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर को क्रॉस करना चाहते हो तो आप जिधर को जाना चाहते हो, ये आप जिधर को जाना चाहते हो उधर को डाइव नहीं करोगे, आप एट सम एंगल डाइव करोगे, आप एट सम एंगल डाइव करोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ के साथ कुछ एंगल बना के डाइव करूंगा। हाँ जी, समझ में आया कि इफ आई वांट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ आई विल डाइव एट सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस शॉर्टेस्ट पाथ। मैं शॉर्टेस्ट पाथ की डायरेक्शन में डाइव नहीं करूंगा, मैं शॉर्टेस्ट पाथ की डायरेक्शन में अपने आप को मूव नहीं करूंगा, मैं अपने आप को मूव करूंगा एट सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब हम इस गिवन केस को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम डाइव करेंगे विद वेलोसिटी vm। और हम जब डाइव करेंगे विद वेलोसिटी vm तो वी विल डाइव एट एन एंगल थीटा
विद रिस्पेक्ट टू दिस शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम इस शॉर्टेस्ट पाथ के साथ थीटा एंगल बना के डाइव करेंगे। और जब हम डाइव करेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो रिवर है, ये रिवर हमें अपने अलोंग राइट साइड मूव करवाएगी, और हमारी वेलोसिटी, ये हमारी वेलोसिटी और ये रिवर की वेलोसिटी, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ये शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा। तो द गिवन स्विमर विल डाइव अलोंग ए बी। स्विमर जो है वो ए बी की डायरेक्शन में डाइव करेगा, और रिवर जो है वो उसको राइट साइड लेके आएगा, और अल्टीमेटली जो स्विमर है वो पॉइंट सी पे पहुंचेगा। और ये जो आपको ए सी डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और ये आपका वो रिजल्टिंग डिस्टेंस है जो आप कवर कर रहे हो। रिजल्टिंग डिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये दोनों के रिजल्टेंट से बना है। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो तो आपका जो ये वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन, रिजल्टेंट velocity of the man or the swimmer or the boat in river। तो ये रिवर में आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। यहां पे रिजल्टेंट क्यों है? क्योंकि एक ही बंदे पे दो वेलोसिटी लग रही हैं। एक ही बंदा कौन है? वो स्विमर है या बोट है या आप हो। दो वेलोसिटी कौन सी? एक आप खुद जनरेट कर रहे हो और एक आप पे रिवर के कारण लग रही है। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे कि ये जो v है, दिस इज इक्वल टू vm प्लस vr। अब अगर मैं इस vm को नोटिस करूं, तो ये जो vm आप नोटिस कर रहे हो, इस vm के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट जो vm का है, दैट कंपोनेंट ऑफ vm इज v cos थीटा। तो एक कंपोनेंट हो गया vm cos थीटा, एंड द अदर कंपोनेंट इज vm sin थीटा। तो अगर मैं ये जो vm है जिससे मैं डाइव कर रहा हूं, जिससे ये स्विमर मूव कर रहा है, अगर हम उसकी वेलोसिटी को लें तो ये दो वेलोसिटीज बन रही हैं। कौन सी? एक vm cos थीटा और एक vm sin थीटा। अब ये जो vm cos थीटा है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ velocity of man due to which he will cross the river। तो ये वो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जिससे ये मैन रिवर क्रॉस करेगा। तो मैन जिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से रिवर क्रॉस करेगा वो कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? दैट इज vm cos थीटा, इससे रिवर क्रॉस हो रही है। एंड vm sin थीटा, ये जो आपको vm sin थीटा नजर आ रहा है, ये क्या है? तो ये जो vm sin थीटा आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये vr की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। अब मैन क्या कर रहा है? वो दो वेलोसिटी जनरेट कर रहा है। कौन सी दो वेलोसिटी? एक रिवर क्रॉस करने वाली और एक कौन सी वाली? रिवर की वेलोसिटी के अगेंस्ट। अब देखो, अगर आपको रिवर इधर लेके जाना चाहती है और आप इधर को आ रहे हो और ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा? आप वहीं रहोगे जहां पे हो, ना आप राइट जाओगे ना ही आप लेफ्ट जाओगे, क्योंकि रिवर आपको कहां लेके जानी जाती है? राइट। और आप किधर को वेलोसिटी जनरेट कर रहे हो? लेफ्ट। और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो फिर क्या होगा? ना आप राइट जाओगे ना आप लेफ्ट जाओगे। तो ये जो vm sin थीटा कंपोनेंट है, ये बेसिकली मैन ने जनरेट किया। मैन ने जनरेट किया, क्यों जनरेट किया? ताकि वो रिवर की वेलोसिटी को क्या कर सके? अपोज। रिवर उसको राइट लेके जाना चाहती है और वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना चाहता है, तो उसने जिधर रिवर लेके जाना चाहती है उसके अगेंस्ट एक वेलोसिटी बनाई,
और उसकी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो अब ये जो वेलोसिटी आपको नजर आ रही है, ये दोनों, इन दोनों का नेट आंसर क्या हो जाएगा, 0। और एक वेलोसिटी और इस बंदे ने जनरेट की है, एक वेलोसिटी कौन सी जनरेट की है, ये v cos थीटा, और वो किधर को है, v cos थीटा किधर को है, ये रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो हमने क्या कहा कि ये v cos थीटा क्या है, रिवर को क्रॉस करने वाली वेलोसिटी। और ये v sin थीटा क्या नजर आ रहा है आपको, ये vm sin थीटा क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मैन अगेंस्ट द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ताकि वो रिवर की वेलोसिटी को क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके, ताकि रिवर उसको राइट साइड ना लेके जाए। तो हम यहां पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि व्हाट इज vm sin थीटा, इट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन against the direction of velocity of river। तो vm sin थीटा वो कंपोनेंट है मैन की वेलोसिटी का जो रिवर की वेलोसिटी के डायरेक्शन के क्या है, ऑपोजिट है। हाँ जी, बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं, क्लियर है ये बात। तो यहां पर आप क्या नोटिस करोगे, यहां पर आप नोटिस करोगे कि ये जो vm sin थीटा है, अगर वो vr के इक्वल हुआ तो ना तो ये मैन लेफ्ट जाएगा ना ये मैन राइट जाएगा। तो इफ दिस vm sin थीटा इज इक्वल टू vr, man will cross river in shortest path। तो मैन ये रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस कर जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये AC, मैन इस AC के अलोंग रिवर को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। पर कब क्रॉस करेगा, जब v sin थीटा की वैल्यू, vm sin थीटा की वैल्यू vr के इक्वल है। अच्छा, अगर vm sin थीटा ग्रेटर देन vr है तो बता सकते हो क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, मैन जो है वो लेफ्ट साइड को ड्रिफ्ट होगा। लेफ्ट साइड को ड्रिफ्ट मतलब उसने यहाँ पे सी पे पहुंचना था, पर सी पे पहुंचने की जगह वो सी से लेफ्ट साइड पहुंचेगा। तो मैन विल बी ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब अगेंस्ट द रिवर ड्रिफ्ट हो जाएगा वो, मतलब रिवर की डायरेक्शन में जाने की जगह रिवर के ऑपोजिट पहुंच जाएगा वो। और अगर vm sin थीटा इज लेस देन vr, फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तो आप क्या नोटिस करोगे, मैन विल बी ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स राइट। हम क्या नोटिस करेंगे कि मैन किधर को ड्रिफ्ट होगा, मैन ड्रिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। राइट मतलब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ इसने पहुंचना था उससे राइट साइड ड्रिफ्ट होगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं। तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो फिर vm sin थीटा, vm क्या है आपकी वेलोसिटी, sin थीटा क्या है जिस एंगल पे आपने विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टेस्ट पाथ डाइव किया है। तो अगर आपकी ये जो गिवन वैल्यू है अगर ये सेटिस्फाई होती है तो यू आर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। और फिर आपके पास साइन थीटा क्या बनेगा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू vr ओवर vm। तो साइन थीटा की वैल्यू vr बाय vm। तो दिस इज द कंडीशन टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये आपके पास कंडीशन टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये आपकी वो कंडीशन आ गई कि आप रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में जब क्रॉस करना चाहते हो तो आप रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में किस गिवन एंगल पे डाइव करोगे, vr ओवर vm। और ये जो थीटा है, थीटा ये वो एंगल है जो आप किसके रिस्पेक्टिवली बना रहे हो,
शॉर्टेस्ट पाथ के रिस्पेक्टिवली वो एंगल बना रहे हो जिस एंगल पे आप अपने खुद की वेलोसिटी को जनरेट करोगे। आप खुद की वेलोसिटी इस थीटा एंगल पे जनरेट करोगे ताकि आप शॉर्टेस्ट पाथ में इसको क्रॉस करो। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस v? आपकी रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या होगी? तो रिजल्टिंग वेलोसिटी जो आपकी होगी वो क्या होगी? ये वी आर और वी एम का सम, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको फिगर नजर आ रही है राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो वी एम स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर प्लस वी आर स्केयर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज वी एम हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमने तो वी निकालना है, तो हमारे वी की वैल्यू क्या बनेगी? तो हमारे पास जो गिवन v बनेगा वो हो जाएगा वी एम स्केयर माइनस वी आर स्केयर अंडर रूट। कैसे आया? पाइथागोरस के हेल्प से। तो अगर मैं यहाँ पे वी एम ये v की वैल्यू देखूं तो v की वैल्यू क्या होगी? वी एम स्केयर माइनस वी आर स्केयर अंडर रूट। तो ये हमारी रिजल्टिंग वेलोसिटी की स्पीड, रिजल्टिंग वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो ये उसकी वैल्यू है। हाँ जी, माइनस समझ में आ गया क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे पाइथागोरस लगाया है, और जो वी एम है वो आपका हाइपोटेन्यूज है। तो आपके पास परपेंडिकुलर स्केयर बेस स्केयर इज हाइपोटेन्यूज स्केयर, तो मेरा जो वी स्केयर बनेगा वो वी एम स्केयर माइनस वी आर स्केयर। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? वी एम स्केयर माइनस वी आर स्केयर अंडर रूट। एंड इफ आई वांट टू सी द टाइम इन विच द मैन विल क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालना चाहता हूँ तो आपने देखो रिवर क्रॉस की कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से v, और जब आपने रिवर क्रॉस की तो कितने डिस्टेंस को आपने ट्रेवल किया, दैट इज d। ये आपका रिजल्टिंग डिस्टेंस है और ये आपकी रिजल्टिंग वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। एंड डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, तो आपके पास जो टाइम आया दैट इज d ओवर वी एम स्केयर माइनस वी आर स्केयर अंडर रूट। तो ये वो टाइम है जिस टाइम में आप रिवर को क्रॉस करोगे, और ये आपके पास वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे आप गिवन रिवर में डाइव करोगे। हाँ जी, क्लियर है? देखो ये बात। अब हमने क्या नोटिस किया कि हमने डाइव किया एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस शॉर्टेस्ट पाथ, और ये आपके रिवर की वेलोसिटी थी जो आपको दी थी क्वेश्चन में। और ये जो थीटा है, अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ के लिए गिवन रिवर को क्रॉस करना चाहते हो तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो साइन थीटा जो है वो आपके पास वी आर बाय वी एम है। तो यहाँ से आप थीटा निकाल लोगे, पर जब आप आंसर्स देखोगे तो वहाँ पे एग्जामिनर जो आंसर्स देगा वो आपको अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के रिस्पेक्टिवली देगा। मतलब एग्जामिनर जो आपको डायरेक्शन देगा वो देगा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट डू यू मीन बाय अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम का मतलब है डायरेक्शन अगेंस्ट द रिवर, एंड डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन along द रिवर। तो आपने ये वाली जगह से डाइव, आपने यहां से अपनी वेलोसिटी जनरेट की, और जब आपने यहां से अपनी वेलोसिटी जनरेट की तो अगर आप ये वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाओगे तो इस डायरेक्शन को हम अपस्ट्रीम बोलेंगे। और अगर आप ये जो गिवन वेलोसिटी है इसके अलोंग जाओगे तो ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को हम
डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। तो हमारे पास ये दो डायरेक्शंस आ गई। आपने ये थीटा निकाल लिया, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो एंगल अल्फा है, दिस इज द एंगल ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम। तो ये जो अल्फा है, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये अल्फा क्या आ गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम। और ये अल्फा किसके इक्वल होगा, ये अल्फा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो किसके इक्वल होगी, 90 माइनस थीटा। ये जो अल्फा है वो 90, क्योंकि थीटा, आप तो थीटा निकालोगे, तो आप तो थीटा निकालोगे, पर वहां पे आंसर जब देखोगे तो आपको थीटा नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो एंगल आंसर में लेगा वो एंगल शॉर्टेस्ट पाथ के रिस्पेक्टिवली नहीं होगा, वो एंगल किसके रिस्पेक्टिवली होगा, अपस्ट्रीम के या डाउनस्ट्रीम के। तो ये थीटा निकालने के बाद, थीटा निकालने के बाद अगर अपस्ट्रीम के साथ एंगल लेना है तो वो एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। और अगर आप यहां पे ये एंगल लो, तो ये एंगल आपका बीटा बन गया। और ये जो आपको एंगल बीटा नजर आ रहा है, दिस इज योर एंगल मैन मेक्स विद डाउनस्ट्रीम। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है उसकी जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू डाउनस्ट्रीम, ये बीटा है। और ये आपका मैन है, ये मैन, और ये आपका डाउनस्ट्रीम। तो कितना एंगल बनेगा अगर आप ध्यान से नोटिस करो, तो ये जो आपका बीटा एंगल बनेगा, दिस बीटा इज 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा डाउनस्ट्रीम एंड 90 माइनस थीटा अपस्ट्रीम। तो पहले थीटा निकालोगे, और फिर वो थीटा आने के बाद अगर उसको 90 माइनस थीटा करोगे तो वो अपस्ट्रीम आएगा, अगर 90 प्लस थीटा करोगे तो वो डाउनस्ट्रीम आएगा। तो ये जो भी हमने कंसेप्ट किए हैं उसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन इज दैट अ स्विमर कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो एक स्विमर है वो 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है इन स्टिल वाटर। अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड फ्लोज एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक रिवर है और वो कितनी विड्थ की है, 1 किलोमीटर, और वो कितने वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, 3 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्विमर विश्ड टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ देन। तो अगर एक स्विमर है और वो रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना चाहता है, तो फिर अलोंग व्हाट एंगल मस्ट ही स्ट्राइक, वो कितने एंगल पे डाइव करे। व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो कितनी रिजल्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। हाउ मच टाइम ही वुड टेक टू क्रॉस द रिवर, वो रिवर को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रिवर है और उसकी जो विड्थ है वो 1 किलोमीटर है, और फिर हमें क्या दिया हुआ है कि वो जो गिवन रिवर है उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, और एक पर्सन है, एक स्विमर है, हम चाहते हैं कि वो शॉर्टेस्ट पाथ में गिवन रिवर को क्रॉस करे। अगर हम चाहते हैं कि वो शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करे, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ में तभी क्रॉस होगा अगर वो खुद एट सम एंगल डाइव करेगा। वो खुद एट सम एंगल डाइव करेगा, रिवर उसको अपने साथ आगे लेके जाएगी। तो ये वो मैन की वेलोसिटी होगी, ये रिवर की वेलोसिटी होगी, और ये उसकी रिजल्टिंग वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कितने एंगल पे उसको डाइव करना चाहिए, और मैन जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मैन की वेलोसिटी है वो हमें कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि कितने एंगल पे ये स्ट्राइक करेगा। तो इसको कितने एंगल पे स्ट्राइक करना पड़ेगा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। तो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ
the man should strike at an angle theta which is equal to VR by VM and VR by VM। तो यहाँ पे जो VR है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 3, VM कितना है 5। तो VR by VM दैट इज how much, दैट इज 3/5। तो ये जो आपका गिवन मैन है वो कितने एंगल पे डाइव करेगा, वो डाइव करेगा एट एन एंगल ऑफ साइन थीटा 3/5। हाँ जी बताओ 3/5 कितना होगा 37। आपको पहले भी कहा है कि साइन 37 कॉस 37 ये वैल्यूज याद रखनी है। तो 4/5 अगर आएगा कॉस थीटा तो वो 37 है, साइन थीटा 3/5 इज ऑल्सो 37। तो कितने एंगल पे डाइव करेगा एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर मैं अपस्ट्रीम के साथ निकालूं तो विद अपस्ट्रीम हाँ जी कितना एंगल बनेगा, ये आपका अगर 37 डिग्री है तो अपस्ट्रीम के साथ ये वाला एंगल अपस्ट्रीम के साथ ये अपस्ट्रीम है तो विद अपस्ट्रीम कितना एंगल बनेगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कितना बन गया, दैट इज 53 डिग्री। तो वहां पे चॉइसेस में ये आंसर होंगे। एंड विद डाउनस्ट्रीम, हाँ जी डाउनस्ट्रीम के साथ कितना एंगल बनेगा, अगर आप डाउनस्ट्रीम देखो तो ये आपका डाउनस्ट्रीम बन गया, दिस इज योर डाउनस्ट्रीम। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो विद डाउनस्ट्रीम दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज 90 प्लस 37 दैट इज 127 डिग्री। तो आपका जो एंगल आया वो कितना आ गया 127। तो आपके पास ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ये आपके दो एंगल्स आ गए। एंड देन नेक्स्ट इज दैट व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर अंडर रूट। एंड vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर अंडर रूट अगर हम नोटिस करें तो ये जो वैल्यू है दिस इज 25 माइनस 9। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। तो द गिवन स्विमर विल बी क्रॉसिंग द रिवर विद हाउ मच वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। वैसे वो कितनी वेलोसिटी जनरेट कर रहा है 5, और उसकी जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी जिससे वो रिवर क्रॉस कर रहा है वो कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर से वो रिवर को क्रॉस कर रहा है। एंड हाउ मच टाइम ही विल टेक, तो टाइम 1 किलोमीटर ओवर 4 ये आवर्स में आ गया, और मिनट्स में अगर कन्वर्ट करो तो ही विल टेक हाउ मच टाइम, दैट इज 15 मिनट्स। तो इन 15 मिनट्स ही विल क्रॉस द गिवन रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने का जो टाइम लगेगा वो 15 मिनट्स है, और ये एंगल है जिसपे वो क्या करेगा डाइव करेगा। हाँ जी क्लियर है ये?